Hello friends, welcome to all of you in our study channel San Physics Classes and I am अभिषेक दुबे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने अपना मोशन का पहला चैप्टर या फिजिक्स का अपना पहला चैप्टर जो हमारा मोशन के नाम से था वो हमने कंप्लीट कर लिया है और सेकंड चैप्टर स्टार्ट करके फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जिसका नाम है उसमें भी हमने फोर्स के बारे में पहले वीडियो में डिस्कशन कर लिया है, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। तो पिछले वाले वीडियो में हमने ये भी बताया था कि चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और फिलहाल उसके पहले सिलेबस डिस्कशन वाले में भी बताया था, तो आप जाके उन्हें देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा दूसरा लेक्चर होने वाला है, लेक्चर 02 इस वाले चैप्टर से, ये हमारा लॉज ऑफ मोशन के ऊपर होगा। ठीक, किसके ऊपर? लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, इसमें दो नामों से इसको जाना जाता है, या तो इसे कहा जाएगा लॉज ऑफ मोशन या फिर इसे कहा जाता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक, दूसरे वाले में न्यूटन शब्द से जोड़ दिया गया है क्योंकि जो ये लॉ हैं वो न्यूटन के द्वारा ही दिए गए हैं। न्यूटन जो कि हमारे एक साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर आइजैक न्यूटन, तो उन्होंने ये सिद्धांत दिया था, इसलिए हम इसे इन्हीं के नाम से जानते हैं। हिंदी इसकी होती है लॉज ऑफ मोशन, का मतलब गति के सिद्धांत या नियम, गति के नियम। पिछले वाले वीडियो में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी और इसमें हमारा लॉज ऑफ मोशन है। तो ठीक, तो यही थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन कर दे रहे हैं। तो लॉज ऑफ मोशन जो हमारे हैं ये 3 दिए गए हैं, कुल मिला के कितने हैं? 3। फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, सेकेंड लॉज ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन पहले का नाम है, दूसरे का फिर सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, और तीसरे का नाम है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम तथा गति का तृतीय नियम, ये तीनों हैं। न्यूटन लगाएंगे तो न्यूटन का गति का प्रथम नियम, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का तृतीय नियम। तो ये 3 चीज़ें हमें पढ़नी है। तो पहले हम फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद सेकंड लॉ पढ़ेंगे और उसके बाद थर्ड लॉ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, ठीक, यही हमें सबसे पहले पढ़ना है। तो चलिए देखिए, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, इसे पहले जोड़ देंगे फर्स्ट। तो फर्स्ट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दोनों जो हैं एक ही चीज़ें हैं। न्यूटन साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए उसमें न्यूटन शब्द जोड़ दिया जाता है, बाकी हैं दोनों एक ही चीज़ें। ठीक, तो इसका स्टेटमेंट देखिए, ये कहता है कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट ऑब्जेक्ट remains in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change
दैट स्टेट बाई एन अप्लाइड फोर्स, दैट स्टेट बाई एन अप्लाइड फोर्स, या फिर अगर यहीं पे चाहें तो एक्सटर्नल फोर्स भी लिख सकते हैं। इसमें क्या लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट रिमेन्स मतलब में ही रहेगी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट अपनी विरामावस्था में, या फिर एक समान गति की अवस्था में, इन अ स्ट्रेट लाइन एक सीधी रेखा में, अनलेस जब तक कि कंपेयर्ड टू चेंज दैट स्टेट बाई एन अप्लाइड फोर्स, जब तक ऊपर उस पर कोई बाहरी फोर्स बाह्य बल ना लगाया जाए उसकी अवस्था को परिवर्तन लाने के लिए। तो हिंदी वाले अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि एक समान वेग से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है वो यही है। तो इसमें क्या कर दिया गया है कि ऑब्जेक्ट में स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, इन्हें कहाँ स्ट्रेट लाइन में, अनलेस जब तक कि कंपेयर्ड टू चेंज बदलने के लिए न किया जाए दैट स्टेट उस अवस्था को बाई एन अप्लाइड फोर्स। ठीक, तो देखिए इसमें जो दिया गया है, अगर आप थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो इसमें यह पता चलता है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारा है वो हमें इनर्शिया के बारे में बताता है। तो देखिए पहला न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो था वो यही इतना था, बस स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में कहना क्या चाहता है वो धीरे धीरे बस समझ में आएगा। तो देखिए आगे देखिए कि इट गिव्स टू अस क्या नॉलेज अबाउट इनर्शिया, इसके लिए इनर्शिया आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको ये भी पढ़ना है। इनर्शिया की हिंदी क्या होती है? जड़त्व। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो हमारा है उससे हमें इनर्शिया के बारे में समझने में मदद मिलती है। तो पूछेंगे इनर्शिया क्या है, तो यही जो पहले में लिखा है कि अगर रुकी रहेगी तो रुकी ही रहेगी, चलती रहेगी तो चलती ही रहेगी जब तक कोई फोर्स ना लगाया जाए, इसी प्रॉपर्टी को ही इनर्शिया कहा जाता है। तो इनर्शिया की डेफिनेशन लिखिए जड़त्व की। समझ में आ रहा है ना क्या है? पहला इक्वेशन ये कहता है कि अगर विरामावस्था में है तो उसी में रहेगी, चल रही है तो चलती ही रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसके स्टेट को चेंज ना किया जाए, और यही जो प्रॉपर्टी है इसी को ही कहा जाता है इनर्शिया। तो इनर्शिया की डेफिनेशन लिखिए पहले। में क्या है कि इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बॉडी, ऑफ अ बॉडी सीधा लिखिए, बाय वर्च्यू ऑफ विच, बाय वर्च्यू जिससे प्रभावित होकर, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज, इट कैन नॉट चेंज क्या, बाय इटसेल्फ खुद के द्वारा। पहली बात यह है इट कैन नॉट चेंज बाय इटसेल्फ, कौन सी चीज़ है? वही इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन सेम वही वाली चीज़ें हैं, बस उसको लॉ के लैंग्वेज में लिखा जाएगा और इससे जो है प्रॉपर्टी के लैंग्वेज में लिखा जाए, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो हमारा है वो इनहेरेंट या इनर्शिया के ही इक्विवेलेंट है। ठीक, इनर्शिया की हिंदी होती है जड़त्व। तो जैसे आप थोड़ा पीछे अगर अपनी कॉपी पलट के देखें तो उसमें जो फोर्स हम पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया भी था कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं।
तो उसमें हमने ये कहा था कि जब तक फोर्स नहीं लगता है उस किसी बॉडी की स्टेट जो है वो चेंज नहीं होती है, जिसमें रहती है उसी में ही रह जाती है। ठीक, तो इसमें फिर दूसरा पॉइंट है कि अब इनर्शिया तो हो गया, इनर्शिया को नापा कैसे जाएगा ना, मतलब इनर्शिया किस में ज़्यादा है किस में इनर्शिया कम है ये कैसे पता लगेगा। तो उसके लिए लिखा जाता है कि मास, ये भी आपको पढ़ना है, मास इज द मेजर, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मतलब क्या हुआ, इसकी होती है द्रव्यमान, द्रव्यमान जड़त्व का मापन जो है वो द्रव्यमान में ही किया जाता है। इफ़ अ बॉडी हैज़ मोर मास इट हैज़ मोर इनर्शिया, इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू चेंज इन स्टेट ऑफ। तो फिर अब आगे लिख लीजिए रिलेशन बिटवीन इनर्शिया एंड मास। इसे समझ में आना क्या क्या है, तो देखिए आगे फिर रिलेशन ऑफ इनर्शिया एंड मास, जड़त्व और द्रव्यमान में संबंध। जड़त्व और द्रव्यमान में क्या संबंध है। इफ अ बॉडी हैज मोर मास, इफ अ बॉडी हैज मोर मास, if a body has more mass it has more inertia, it has more inertia। देखिए मास क्या है, मास अगर आप वेट समझ रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा गलत नहीं होता है, मतलब वही वजन है कुल मिला के। मास का मतलब हिंदी द्रव्यमान होती है, लेकिन ये वही वजन या फिर वेट के ही इक्विवेलेंट होता है। तो अगर इसे मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो ये ऐसे लिखा जाएगा कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके मास के, मतलब मास जितना ज़्यादा इनर्शिया उतना ज़्यादा, मास जितना कम इनर्शिया उतना कम। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब बॉडी हैज़ मोर मास देन मोर इनर्शिया, तो मोर इनर्शिया होने से हो गया क्या, मोर इनर्शिया होने से ये होगा कि इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट, ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू चेंज। करना क्या था भाई, स्टेट चेंज करना था। मोर डिफ़िकल्ट टू चेंज इट्स स्टेट, और स्टेट किसकी, स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, मास ज़्यादा तो इनर्शिया ज़्यादा, इनर्शिया ज़्यादा तो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा उसके से परिवर्तन करना इसकी अवस्था में। तो फर्स्ट इक्वेशन में या फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन में या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आपकी यही इतना जो है। ठीक, तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, पहला उसका स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट क्या है, दिया किसके किसके द्वारा गया है, तो वो तो आप समझ ही गए होंगे नाम से ही, कि लिख लीजिए चाहे नोट करके लिख लीजिए, ऑल थ्री लॉ ऑफ मोशन वर गिवन बाई किसके द्वारा, सर आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन या फिर इसाक न्यूटन को सब पढ़ते हैं, इन्हीं के द्वारा ये तीनों जो लॉज ऑफ मोशन है वो दिए गए हैं। नाम में भी वही है कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, तो सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिए गए थे। ठीक, तो स्टेटमेंट हो गया, उसमें यह बताया गया कि इससे हमें पता क्या चलता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, या इसका एप्लीकेशन क्या है। तो इसका एप्लीकेशन है यही इनर्शिया, जड़त्व। तो इनर्शिया होता क्या है, तो उसके लिए बताया कि ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। इनहेरेंट मतलब क्या होता है कि जो ऊपर से मिलती चली है ना, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच, तो जिसके द्वारा उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जाता है, चाहे वो विराम अवस्था में हो या फिर एक समान गति की अवस्था में हो। और इसका अनुमान जो है, नापा जो है, वो मास के हिसाब से जाता है।
तो वही है कि जिसके पास जिसका मास जितना ज़्यादा उसका इनर्शिया जितना ज़्यादा, इनर्शिया जितनी ज़्यादा उसके पोजीशन को चेंज करना उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आपकी यही इतना है। एनसीईआरटी में आपको कुछ सवाल दिए गए हैं, चलिए उन्हें भी देख लें। तो इसी में आप एक चीज़ और भी ऐड कर दें कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। 1 नंबर का सवाल है, आपसे पूछ सकता है कभी। तो लिख लीजिए कि द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज क्या, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़ का नियम। ठीक, तो एकदम में पूछ सकता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया किस लॉ ऑफ मोशन को कहा जाता है, तो वही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। तो एनसीईआरटी में इंटरेस्ट क्वेश्चन जो दिए गए हैं, चलिए अब उन पे चलते हैं। तो पहले में लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया। 3-4 चीज़ें दिया है, इसमें पूछा है कि सबसे ज़्यादा इनर्शिया किस में होगा। तो सबसे ज़्यादा इनर्शिया उसी में होगा जिसके मास जो है वो सबसे ज़्यादा हो, या जिसका वजन जो है वो सबसे ज़्यादा हो। तो इसमें दिया गया है रबर बॉल आ स्टोन। पहले में पूछा है कि रबर बॉल में होगा या फिर स्टोन में होगा। रबर बॉल में या फिर स्टोन में, पहला ये है। दूसरे में पूछा है कि मतलब स्टोन है ऑफ सेम साइज, ये भी लिखा हुआ है इसमें, उसी के बराबर साइज में है। जैसे ये बता सकता है ना कि बॉल इतनी बड़ी हो, पत्थर इतना बड़ा हो स्टोन, तो वैसा नहीं है, दोनों की साइज जो है वो बराबर ही है। तो इसमें लिखा है कि बाइसिकल एंड ट्रेन, साइकिल एंड ट्रेन, साइकिल में ज़्यादा है या फिर ट्रेन में। ABC 5 रुपये कॉइन एंड 1 रुपये कॉइन। C 5 रुपये का सिक्का और 1 रुपये का सिक्का। 5 रुपये कॉइन में ज़्यादा होगा या फिर 1 रुपये कॉइन में। देखिए सीधा सा भाई देखना है, जिसका वजन जितना ज़्यादा उसी में इनर्शिया सबसे ज़्यादा। तो पहले में क्या हो जाएगा, स्टोन, रबर बॉल के हिसाब से स्टोन का वजन ज़्यादा होगा। दूसरे में बाईसाइकिल के हिसाब से ट्रेन का ज़्यादा वजन होगा। में ट्रेन हो गया, इसमें 5 रुपये कॉइन ज़्यादा वजन होगी, 1 रुपये कॉइन का वजन कम होगा। ठीक, तो यही इतना है। तो दूसरे में पूछा है कि इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ अ बॉल चेंजेस, also identify the agents applying the force in each case. Football player kicks a football to another player of his team who kicks the football towards the goal. The goalkeeper of the opposite team collects the football and kicks it towards a player of his own team. Also identify, तो क्या निकालना था इसमें, to identify the number of times the velocity। ये कौन सा था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आप आराम से पढ़ लें पॉज करके वीडियो। तो उसमें ये कहा है कि फुटबॉल मैच हो रहा है, फुटबॉल मैच हो रहा है। फुटबॉल मैच में क्या है कि एक प्लेयर दूसरे प्लेयर के पास पास करता है, दूसरा फिर गोलकीपर की तरफ पास करता है, और द गोलकीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट्स द फुटबॉल एंड किक्स इट टुवर्ड्स द प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम। और ये गोलकीपर जो है ये उसको पकड़ के फिर अपने टीम वाले प्लेयर के पास किक करता है। तो मैं पूछा है कि नंबर ऑफ वेलोसिटी चेंज, नंबर ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। तो वेलोसिटी चेंज हमने ये भी बताया था ना कि डिस्टेंस दोनों में है, लेकिन वेलोसिटी में जो है स्पीड मतलब डिस्प्लेसमेंट है वो ठीक है, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन में देखी जाती है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं देखी जाती। तो वेलोसिटी पूछा है, तो जितने बार उसकी डायरेक्शन चेंज हुई है उतने ही बार उसमें माना जाता है कि उतने बार ही माना जाता है उसकी वेलोसिटी जो है चेंज हुई है। देखिए पहले बार ये मारा 1, ये 2, ये 3, और ये वाला पहला प्लेयर दूसरे के पास मारा 1 बार हो गया, दूसरा तीसरे के पास मारा 2 बार हो गया, तीसरा वाला तब ये गोलकीपर है,
इसने अपने प्लेयर के पास मारा 3 बार इसकी वेलोसिटी जो है चेंज हुई है। ऑल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस। तो एजेंट को भी बताना है, तो वही है फर्स्ट प्लेयर, सेकंड प्लेयर, गोलकीपर एंड, इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये तो कहीं इसको ले जाने वाली बात ही नहीं की गई है। तो वही है, ये कौन है, फर्स्ट प्लेयर, ये सेकंड प्लेयर, ये गोलकीपर और ये प्लेयर ऑफ नेक्स्ट टीम। क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया। जितने बार डायरेक्शन चेंज होगी उतने बार उसकी वेलोसिटी में चेंज माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स में गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ वी विगरसली शेक इट ब्रांचेस। इसमें ये पूछा है कि जैसे पेड़ की डालियों को जब हिलाने लगे तो उसकी पत्तियां गिर क्यों जाती हैं। तो उसमें वही है कि जो पत्तियां चाहती क्या हैं कि हम जिस अवस्था में हैं उसी में ही रहें, लेकिन जब उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगा देते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये पत्तियां हैं, तो ये क्या चाहती हैं कि हम जिस स्टेट में हैं उसी स्टेट में रहें, लेकिन जब इसमें बाहर से अप्लाइड फोर्स लगा देते हैं, फोर्स लगा देने से मान लीजिए यहाँ पर जुड़ी थी, तो फोर्स लगाने से इसके और इसके बीच फोर्स लगेगा और ये टूट जाएंगी। यही वजह है इफ एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, लिख लीजिए एन एक्सटर्नल फोर्स मतलब कि बाहरी बल, when an external force is applied due to inertia। देखिए वो उसी में रहनी चाहती हैं और यही प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहा जाता है। तो जो हमने उस स्टेट में नहीं रहने देंगे, अप्लाइड फोर्स लगाएंगे तो उनकी अवस्था में जो है चेंज हो जाएगा। मतलब रुकी हुई थी तो चलने लगेंगे, चली हुई तो रुक जाएंगे, मतलब वही अगर जुड़ी थी तो टूट जाएंगे, टूटी थी तो जुड़ेंगे तो है नहीं। When an external force is applied due to inertia, the leaves में डिटैच्ड। देखिए में इसलिए लिखा गया है क्योंकि सारी पत्तियां नहीं गिरेंगी, कुछ गिरेंगे कुछ नहीं गिरेंगी, तो यही है ड्यू टू इनर्शिया। और फिर फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई डू वी फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन मूविंग बस बैकवर्ड इट एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके एप्लीकेशंस हैं फर्स्ट ऑफ मोशन के। मुझे पूछा है कि जैसे हम किसी बस में बैठे रहें तो बस में जब ब्रेक लगती है, तो जैसे हम यहाँ पर बैठे रहें तो इसमें जब ब्रेक लगेगी तो हम ऐसे आगे की तरफ गिर जाएंगे, तो ऐसा क्यों। तो इसमें क्या है कि जैसे वही चीज़ है कि जब हम यहाँ पर बैठे थे तो हम अपनी उसी स्टेट में रहना पसंद करते थे, तब हम जैसे चाहते थे कि उसी तरह रहें। लेकिन जब हम रुके रहना चाहते हैं, फोर्स अप्लाइड लगेगा, तो वही बात हमारी स्टेट चेंज होगी। और दूसरी बात, ब्रेक लगने से गाड़ी जब इधर को आएगी तो हम इधर को जाएंगे। एक्शन रिएक्शन फोर्स है ये, फिलहाल यहाँ नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह की बातें हैं, ये पीछे भी थर्ड में पढ़ा जाएगा, सही से समझ में आ जाएगा। 3 यही थे, तीनों हो गए। अब चलते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आपको यही इतना था, इसमें इसका स्टेटमेंट पूछ लेगा, इनर्शिया पूछ लेगा, इनर्शिया का मास क्या है या इनर्शिया का मेजर क्या है वो पूछ लेगा, और उसमें दोनों में रिलेशन कौन से हैं ये पूछ लेगा, बस। अब चलते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन लिखें या फिर न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दोनों ले सकते हैं। गति का द्वितीय नियम या फिर न्यूटन की गति का द्वितीय सिद्धांत लिखें, चाहे नियम लिखें, वही है। तो देखिए कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट क्या बताता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द rate of change of momentum
momentum of an object, the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied unbalanced force. Is directly proportional to applied unbalanced force. अप्लाइड अनबैलेंस या फिर एक्सटर्नल लिख लीजिए, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स में क्या है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब क्या, संवेग। मोमेंटम पहले में हमने बताया, मोमेंटम पहले मोशन चैप्टर में हमने बताया है कि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब वही होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, पहले घटेगी तो दूसरी भी घटेगी, टू अप्लाइड फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हिंदी वाले लिख लें, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, तो इसका स्टेटमेंट जो है वो यही है। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन लिखिए, ये पूरा समझ में आएगा, ये थोड़ा अलग तरीके से है। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ये आए, वैसे स्टेटमेंट तो इसका यही है, लेकिन ये वास्तव में है क्या, समझने के लिए मैथमेटिकल करना पड़ेगा। तो इसमें देखें मोमेंटम बता दें थोड़ा सा, यहाँ मोमेंटम, मोमेंटम को जो है पहली बात तो पी से लिखा जाता है और इसकी जो वैल्यू होती है वो मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होती है। ये क्या है, मास, और ये है वेलोसिटी, ये इतना है, बाकी आप देख सकते हैं आगे मोमेंटम। ठीक, तो मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो इसमें यह है, सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग अलोंग a straight line with initial velocity u uniformly accelerated to velocity v in time t by the application of constant force f throughout the time t, initial and final momentum of an object। देखिए, मैं सबसे पहले मान लीजिए कि लेट मास ऑफ ऑब्जेक्ट, डेरिवेशन है, ये आ सकता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू m और इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी कैसे देखा जाता है, पहले u बाद में v, टाइम t। ठीक, तो ऊपर क्या लिखा है कि इनिशियल, और इसमें मोमेंटम भी दो लिख दिए हैं। देखिए, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम को लिखे हैं p1 से और फाइनल मोमेंटम को लिखा जाएगा p2 से। तो p1 में क्या हो जाएगा कि मास इनटू u, पहले वाली स्पीड प्रारंभिक वेग, और इसमें मास इनटू v, फाइनल वेलोसिटी। ठीक, तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज कितना हुआ, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, p2 माइनस p1, बाद वाले में से पहले वाला घटाएंगे तो आ जाएगा mb माइनस mu इज इक्वल टू mv माइनस u, v माइनस u। इस वजह से इसको घटाएंगे तो आंसर हमारा यही आएगा mv माइनस u। पर लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम,
कहीं पर भी जब रेट लिखा रहता है तो रेट का मतलब होता है कि उसके डिनोमिनेटर में जो है टाइम से उसको डिवाइड किया जाएगा। देखिए एक एक चीज़ें वहाँ से पढ़ते चले करते चले तो समझ में आएगा। तो उसमें क्या लिखा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या हुआ, एम वी माइनस यू बाई टी, ये तो वन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। उसमें लिखा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लिखे कहाँ क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये जो है ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फोर्स के। तो यहाँ से आ गया एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू बाई टी। ठीक, ये है ना, ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये इतना। और ये हो गया हमारा अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, लिख लीजिए चाहे, लगाया गया बाह्य बल, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ से क्या आ गया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले वीडियो में हमने बताया था एक्सेलरेशन का फार्मूला यही होता है v माइनस यू बाई टी, एक्सेलरेशन तो त्वरण का। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा M A, ठीक है ना, ये आ जाए इतना यहाँ तक। इसको मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहीं पर और आप ये भी जानते होंगे कि जैसे कहीं प्रोपोर्शनल का प्रोपोर्शनलिटी का साइन कहते हैं इसे, ये जो है इसे क्या कहा जाता है, प्रोपोर्शनलिटी साइन, प्रोपोर्शनलिटी साइन इस तरह से बनाया जाता है। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम इसमें कोई कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो इफ k इज अ कांस्टेंट, k अगर कोई कांस्टेंट है तो इससे हमारा आ जाएगा F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सबसे पहले वीडियो में आप देखे होंगे उसका जो फार्मूला हमने फोर्स का दिखवाया था वो यही वाला था, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये फार्मूला कैसे आता है, ये इसी तरह आता है पूरा, आप पीछे से देखेंगे तो समझ में आएगा पूरा। सॉरी टाइम है, ठीक है। इसी तरीके से जब कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या पता चला, अभी और इसमें निकालना है, लेकिन एक चीज़ नोट करके आप लिख लीजिए यहाँ पे नोट कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस अबाउट किसके, फोर्स के, गिव्स अस नॉलेज लिख लीजिए। मतलब जैसे पहले क्वेश्चन से क्या निकल के आया था एनर्जिया, उसी तरह से दूसरे वाले से निकल के आता है फोर्स। दूसरे जो इक्वेशन ऑफ मोशन दी गई है उससे फोर्स निकल के आता है। ये हो गया। अब देखिए F इज इक्वल टू एम इंटू ए, फोर्स के हमारा यहाँ से हमें ये निकल गया फार्मूला कि कहीं फोर्स दिया रहेगा तो उसका जो मास है बॉडी का उसी को एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर जो है वो फोर्स आ जाएगा। अब आगे दो चार चीज़ें फोर्स के बारे में और कर लें। तो ये देखिए फोर्स क्या है, सबसे पहले तो इसका फार्मूला क्या आया, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखिए दूसरी चीज़ की क्वांटिटी कौन सी है, ये क्वांटिटी कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता था, डायरेक्शन भी होती थी, उसके में डायरेक्शन नहीं होती। हिंदी क्या होती है इसकी, सदिश राशि। सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी।
वेक्टर क्वांटिटी क्यों हुई, क्योंकि जब आप इसमें देख रहे हो, जैसे आपसे नॉर्मली भी समझ लीजिए कि जैसे ये पेन देखी हुई है, इस पर जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये आगे को ही जाएगी, इधर फोर्स लगाएंगे तो ऐसे इधर को ही आएगा, मतलब फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाया जाएगा इसमें जो चेंज है वो उसी डायरेक्शन में होगा। यहाँ से भी प्रैक्टिकली समझा जा सकता है, और दूसरा यहाँ से भी समझा जा सकता है कि इसमें भी लिखा था फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये फोर्स की डायरेक्शन में ही होता है। तो इसलिए यहाँ से पता लग जाएगा कि ये हमारी क्वांटिटी कौन सी हुई, वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, अब इसके क्या देखेंगे हम, यूनिट। यूनिट फिलहाल हमने आपको बताया है कि न्यूटन होती है, लेकिन न्यूटन की वैल्यू कितनी हुई वो भी यहाँ पूरा करके देखेंगे सही से। तो फोर्स का फार्मूला क्या आया हमारा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट ऑफ मास होती है किलोग्राम। ठीक, वेट है, वेट समझ सकते हैं, वेट नहीं है लेकिन वेट के ही तरह है, तो किलोग्राम इसकी यूनिट होती है, और इंटू एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, जैसे मास की यूनिट हो गई किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती थी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, तो मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर ऐसा भी देख सकते हैं, चाहे -2 करके देखें चाहे ऐसे देखें। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया कि मीटर किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे लिखना सीधा सीधा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी यूनिट जो है वो यही है। और यही जो होता है इसी को न्यूटन सर की ऑनर में ही, उनके सम्मान में इसी वैल्यू को जो है न्यूटन का नाम दे दिया गया। कहीं पर भी जब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा तो उसी को हम न्यूटन कहेंगे। न्यूटन का सिंबल जो है वो ऐसे एन से लिखा जाता है। ठीक, तो ये इसकी कौन सी यूनिट हो गई, एम के एस यूनिट। एम के एस यूनिट, या फिर उससे दूसरा क्या कहा जाता था, एस आई यूनिट। तो फोर्स की एस आई यूनिट या फिर एम के एस यूनिट जो है वो कितनी है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर न्यूटन। आई कैसे, मास का किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर करके लिख देंगे तो हमारा न्यूटन के बराबर आ जाएगा। देखिए एम के एस से क्या हुआ कि मीटर किलोग्राम सेकंड, सही है, एम के एस यूनिट होती है। सिंपल पर्यावरण में पढ़ेंगे तो यूनिट्स जो होती हैं वो मेनली 3 तरीके की होती हैं, एम के एस, सी जी एस, एफ पी एस। मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। मतलब वो ये है कि अगर मास हमारा किलोग्राम में है तो लेंथ हमें मीटर में और टाइम हमें सेकंड में रखना है। लेंथ हमारी सेंटीमीटर में है तो मास हमें ग्राम में और टाइम सेकंड में रखना है, इसी तरीके से है। तो एम के एस या ऐसा यूनिट जो हो गई वो आ गई हमारी न्यूटन। ठीक, तो यहाँ से क्या आ गया कि न्यूटन इसके बराबर हुआ। अब देखिए 1 न्यूटन की वैल्यू कितनी आएगी। 1 न्यूटन की वैल्यू तो ठीक है, लेकिन इससे पहले यहाँ नीचे एक चीज़ और नोट कर लीजिए, ये तो एस आई यूनिट हो गई, एम के एस यूनिट। अब इसी की सी जी एस यूनिट। अब एम के एस से सी जी एस में कैसे बदलेंगे यहीं पर आपको बता भी देंगे फिर तुरंत। तो सी जी एस यूनिट इसकी जो होती है वो होती है डाइन। जैसे यहाँ क्या है, न्यूटन, न्यूटन की वैल्यू इसके बराबर आई है, दूसरी तरफ डाइन की भी वैल्यू कुछ आती है। देखिए कैसे होगा ये। तो इसमें क्या था, एम के एस में रखे थे, इस पर सी जी एस में रखेंगे। हमारा आके आया कितना है, किलोग्राम मीटर आया है, और अपॉन में सेकंड का स्क्वायर आया है। तो सी जी एस में क्या करेंगे कि हमें सबसे पहले तो किलोग्राम को ग्राम में बदलना है जी। तो मान लीजिए कि 1 है, तो 1 किलोग्राम में कितना आ गया, 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और सेकंड तो उसमें भी रहता है, सेकंड इसमें भी रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा कितना आ गया, 1000 इंटू 100 ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो यह आ जाएगा हमारा 10⁵। तो डाइन की जो वैल्यू होती है ये किसके बराबर होती है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड स्क्वायर। ये समझ में आया ना कैसे आया।
तो यही जो वैल्यू है ये वाली, इसी को डाइन कहा जाता है, DYNE, इस जो कि फोर्स की सीजीएस यूनिट है। तो 1 न्यूटन की वैल्यू यहाँ से अगर रिलेशन देखें दोनों में तो इतनी आ जाएगी। कैसे कन्वर्ट किया गया समझ में आया ना, कि न्यूटन को हमने 1 रख दिया, से यहीं पर इसको हमने 1 रखा। 1 में रखने के बाद जो सॉल्व किए, MKS से CGS में जब परिवर्तन कर दिए इसका, MKS से इसको जब हम CGS में लेके आए तो हमारा क्या आ गया, डाइन आ गई। डाइन सीजीएस यूनिट है, वो SI यूनिट है। तो इसमें रिलेशन यही है, 1 नंबर में ये सवाल भी पूछा जा सकता है। तो फोर्स के बारे में इतनी सारी बातें हमने जानी। सबसे पहला फार्मूला क्या होता है, F = ma, क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होती है। 2 तरीके से हमने बताया कि प्रैक्टिकली भी आप समझ सकते हैं, उससे लॉ से भी समझ सकते हैं, तीसरी यहाँ से भी समझ सकते हैं कि इसमें एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे अगर एक्सेलरेशन वेक्टर है तो फोर्स भी हमारा वेक्टर होगा। वेक्टर क्वांटिटी यूनिट F की आती है न्यूटन। 1 न्यूटन की वैल्यू 10⁵ डाइन, और न्यूटन इसके बराबर होता है, डाइन इसके बराबर होती है। दोनों में रिलेशन ये है, 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन। ठीक, जैसे आपके बुक में इसका एप्लीकेशन दिया गया है कि जैसे जब कोई कैच आता है तो प्लेयर अपने हाथ को पीछे क्यों कर देता है। तो उसमें यही है कि जैसे अभी आपने पीछे देखा ना कि F में क्या आ रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M V - U/T। T इसमें डिनोमिनेटर में आया। अगर केवल F और T में हम रिलेशन लिखें तो वैसे आ जाएगा ना, F = 1/T। ये इसे पढ़ा जाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, डायरेक्टरी में देखिए क्या होता था। डायरेक्टरी में यह है जैसे एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ा। इन्वर्सली में क्या है, एक बढ़ा तो दूसरा घटा। तो वही जब टाइम इसमें जब हम बढ़ा देंगे नीचे जाके तो फोर्स हमारा कम हो जाएगा। या फिर जैसे टाइम फोर्स ज़्यादा रहेगा कब, जब टाइम कम रहेगा। तो जैसे बॉल पकड़ने के बाद जैसे हाथ नीचे लेके आए तो धीरे धीरे पकड़ेंगे तो फोर्स हमारा कम हो जाएगा। तो वही उसका एप्लीकेशन है। चलिए मोमेंटम एक चीज़ बता दें, मोमेंटम फिर से एक बार, मोमेंटम के बारे में देख लीजिए पूरा क्या है। मोमेंटम की हिंदी होती है संवेग। ठीक, तो ये एप्लीकेशन उसका वही वाला है, पूरा नहीं देखे हैं, बता दिए हैं कैसे होता है, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। तो इसमें है कि द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, सीधा सीधा यही लिख लीजिए, द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मैथमेटिकल जो है यही मतलब का है, इससे कोई मतलब नहीं था। तो देखिए इट इज़ इक्वल या फिर मोमेंटम इज इक्वल टू द, किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी द बॉडी। ठीक, तो यही मोमेंटम होता है। इसको रिप्रेजेंट जो है P से किया जाता है, किससे, P से। तो P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। देखिए मास इंटू एक्सेलरेशन जब कर देंगे तो वो हमारा हो जाता है फोर्स, और मास जब वेलोसिटी से करेंगे तो ये हमारा हो जाता है मोमेंटम या फिर संवेग। ठीक, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, देखिए मास की यूनिट क्या, किलोग्राम, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये हो गई MKS यूनिट या SI यूनिट है ये। और CGS में बस वही है कि अपने हिसाब से कर लेंगे, इसको ग्राम, इसको सेंटीमीटर, बाकी वही SI यूनिट हो गई। और उसके बाद में क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि आप वहीं समझ सकते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी जो है P या फिर मोमेंटम हमारा भी वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। तो इसमें यही इतना है। बाकी इसमें आप चाह रहे हैं एरो बना लें, वेक्टर क्वांटिटीज़ के ऊपर ऐसे एरो बना दी जाती है, इसके अंदर में नहीं बनाई जाती। ठीक, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमारा खत्म हुआ। अब चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ।
तो देखिए 2 इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई, फिर तीसरी है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का तृतीय नियम। इक्वेशन नहीं, लॉ ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन तो मोशन वाले चैप्टर में है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी होती थी? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? इसमें लिखा गया है स्टेट्स दैट एवरी एक्शन देयर इज एन, तो देखिए फॉर एवरी एक्शन क्या है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ऐसे आप पूरा चाहे तो लिख रहे हैं, इट स्टेट्स दैट, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी चीज़ें हों उसमें जितना फोर्स पहली बॉडी दूसरी पर लगाएगी उसी के सेम बराबर फोर्स दूसरी बॉडी भी पहले पर लगाती है। जैसे मान लीजिए कि हमारी बॉडी ए है, ये हमारी बॉडी बी है, तो ए इस पर जितना फोर्स लगाएगी उसी के बिल्कुल बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कौन सी लगाएगी? बी बॉडी ए पर। इसे ऐसे लिखा जाता है कि F अप्लाइड बाई ए ऑन बी, ठीक, इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड बाई बी ऑन ए। ये लिखा गया और उसके बाद में अपोजिट इसमें शब्द आया है, तो यहाँ पर माइनस साइन लगा दिया जाता है। तो क्या होगा कि ए बॉडी बी पर जितना फोर्स लगाएगी उसी के बिल्कुल बराबर फोर्स बी बॉडी ए पर भी लगाएगी। इसका डेली एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, जैसे कभी हम वॉल पर बॉल को मारें तो वो बॉल जो है वो वापस फिर से आ जाती है, तो उसमें वही एक जितना फोर्स हमने लगा के बॉल को दीवार पर फेंका उसी बराबर फोर्स दीवार भी बॉल पर लगाई है और इसी कारण से बॉल हमारी जो है वो पीछे को आ गई। ठीक, एवरी रिएक्शन एंड फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितने भी एक्शन होते हैं दुनिया में सबके लिए ये जो लॉ है ये सब पे अप्लाई होता है। बस आप जैसे कभी आप ये सोच सकते हैं कि जैसे कभी कभी किसी बॉडी में मोशन हो जाएगा, किसी बॉडी में मोशन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि दो बॉडीज़ हैं, दोनों पर फोर्स जो है वो इक्वल ही लग रहा है, तब दोनों तरफ से अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया। जब पहले वीडियो में आपको बताया था ना कि बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, तो उसमें क्या था, जब दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगने लगता है तो उसमें मोशन नहीं होता। तो आप अगर वही कॉन्सेप्ट अगर आप यहाँ भी अप्लाई कर दें तो इसके हिसाब से जितना फोर्स इसने लगाया उतना इसने लगा दिया, मोशन नहीं होना चाहिए। लेकिन फोर्स के साथ साथ उसमें एक चीज़ और भी मैटर करती है, वो है हमारी मास, एम। जिस बॉडी का मास ज़्यादा होता है वो जो है, जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसमें मोशन नहीं होगा, जिसका मास कम होगा उसमें मोशन हो जाएगा। देखिए ऐसे आप समझिए, F1 मान लीजिए इज इक्वल टू M1 इंटू ए, ठीक, और F2 इज इक्वल टू, F2 में क्या आ जाएगा, M2 इज इंटू ये 1 2 कर दीजिए। तो देखिए इसमें क्या बताया कि फोर्स तो दोनों बराबर होगा, मतलब ये हमारा हो गया F इज इक्वल टू M1 इंटू A1, और इसमें क्या होगा F इज इक्वल टू M2 इंटू A2। ठीक, तो दोनों को जब कंबाइन कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, M1 इंटू A1 इज इक्वल टू M2 इंटू A2। अब देखिए इसमें क्या है कि जिसका मास, अगर दो चीज़ों का मल्टीप्लाई बराबर है तो इसमें क्या होगा, एक अगर ज़्यादा है तो दूसरे को कम होना पड़ेगा। वैसे आप ऐसे समझिए कि जैसे ये है 4 क्रॉस 2 और ये है 8 क्रॉस 1, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8। तो अगर पहला वाला हमारा 4 है तो दूसरा वाला 2 है, जब पहला वाला बढ़ा तो दूसरा वाला घटना पड़ा ना।
तो उसी तरीके से है, जिसका मास जो है वो ज़्यादा अगर होगा तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो कम होगा, और जिसका मास जो है वो मान लीजिए कम होगा तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन ज़्यादा मतलब उसमें मोशन हो जाएगा, इसमें मोशन नहीं होगा। तो बैलेंस्ड फोर्स और इसमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन में यही अंतर है दोनों में, कि सेम कॉन्सेप्ट दोनों जगह पर काम नहीं करता है। क्योंकि यहाँ पर फोर्स तो ठीक है, फोर्स लग रहा है वो बात सही है, लेकिन फोर्स बराबर करने के बाद भी उसमें मास में देखिए एक्सेलरेशन इसे नहीं कह रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन ही तो हमें पता करना है ना, मोशन की बात कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन के बारे में तो जानना चाहते हैं, तो फोर्स तो हमारी बात पहले से हो गई, बचा हमारे पास क्या, यही बचा मास। तो जब मास जिसका ज़्यादा उसमें मोशन नहीं होगा, जिसका मास कम उसमें मोशन होगा। तो वही है कि जितना फोर्स अर्थ जो है वो मून पर जितना फोर्स लगाती है, उतना ही फोर्स मून जो है वो अर्थ पर भी लगाता है। जितना फोर्स सन मून पर लगाएगी उतना मून सन पर लगाएगी, उतना सन अर्थ पर, उतना अर्थ सन पर, मून पर। तो यही सब है, फोर्स जो होता है वो हमेशा बराबर ही होता है। इसमें आपको जो सबसे ज़्यादा तीसरे लॉ ऑफ मोशन में जो आपको सबसे ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती हैं वो आपको यही मिलती हैं, बुलेट एंड गन। बुलेट एंड गन का एप्लीकेशन ही इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर माना जाता है। आपको जो न्यूमेरिकल इसमें मिलेंगे वो इसी टॉपिक से ही मिलेंगे। तो इसमें भी वही है कि ये कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारी गन है, ये ठीक, ये गन है तो और ये बुलेट है, तो बुलेट जब ऐसा निकल कर जब आगे जाती है तो इसको ऐसे पीछे धक्का देती है। तो इसलिए आप देखिए जब कोई बंदूक लगाता है तो अपने कंधे पर इसको लगा देता है, ताकि झटका जो है वो कम लगे, नहीं तो आदमी गिर सकता है पीछे। ठीक, तो भैया जितना फोर्स से ये बुलेट जो है या गोली जो है वो आगे जाती है, उतना ही फोर्स उसको पीछे भी लगाती है, बराबर फोर्स। ठीक, तो यही है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ थर्ड लॉ ऑफ मोशन में है नहीं। तो ये इतने कॉन्सेप्ट थे, बाकी आप जो एग्जांपल्स हैं एग्जांपल्स को आप सॉल्व कीजिए। जो मेन फार्मूले थे वो हमने बता ही दिया है कि F इज इक्वल टू क्या हो आएगा, एम पहला एग्जांपल ये है फार्मूला, दूसरा है F इज इक्वल टू mv। पहला क्या है, फोर्स निकालना पड़ेगा या फिर मोमेंटम निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन के लिए पहले से ही बताएं, हवी माइनस यू बाई टी। वेलोसिटी के लिए क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मास किलोग्राम में दिया रहेगा, यूनिट दोनों की बता ही दिए हैं। इसके यूनिट न्यूटन होती है, इसके यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। बाकी न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। बाकी वीडियो ख़त्म करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने अपनी जो है वो कंप्लीट कर दिया है। लॉ ऑफ मोशन तीनों हमने बता दिया है, बगल में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे। ठीक, ओके, गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, कीप ऑन स्टडिंग, थैंक यू।